Hello students, I am Sandna Chabaria. Today we will continue lesson number 5, which is from your accountancy book. The name of the lesson is Admission of a Partner. In this video, I will explain you revaluation of assets and reassessment of liabilities and its accounting effects. तो पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं इसको. Fixed assets are recorded in the books of the firm at cost less depreciation. Book value of assets at the time of admission of a new partner may be more or less than its market value. Some assets may not have been recorded in the books. Something is possible in case of liabilities. Same thing is possible in the case of liabilities. Actual amount payable may be more or less than its book value. New partner is not entitled to receive any share in the profit due to the change in the values of assets and liabilities till the date of his admission. He will also not share such losses. Therefore, assets and liabilities are revalued at the time of admission of a partner. To record the change in the values of assets and liabilities on account of their revaluation, an account called revaluation account is opened. It is also called as profit and loss adjustment account. Change in the values of assets and liabilities are recorded into this account. New profit or net profit or net loss of revaluation account distributed among the old partners in their old profit sharing ratio. अब जैसे कि यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन बताया, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लिएबिलिटीज एंड इट्स अकाउंटिंग इफेक्ट्स. ये एक्चुअली जो है ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 4 में रिवैल्यूएशन की एंट्रीज कैसे होती हैं ऑलरेडी हमने सीख लिए. यहाँ पे सिर्फ रिपीटेटिव फॉर्मेशन में दिए हुए हैं. जैसे कि हमें ये चीज़ पता है कि फिक्स्ड असेट्स जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती हैं तो वो कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं, कॉस्ट वैल्यू माइनस डिप्रिसिएशन. तो जो असेट्स की जो एक्चुअल बुक वैल्यू होती है जब पार्टनर एडमिट हो रहा है तब मे भी हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू उससे ज़्यादा हो या उससे कम हो. कुछ एसेट्स जो है बुक्स में बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं की जाती है और ऐसी सेम चीज़ लिएबिलिटी के साथ भी होती है. यानी लिएबिलिटीज़ पेएबल जो उसकी बुक वैल्यू में शो कर रही है उससे ज़्यादा पे करना पड़े या उसे कम पे करना पड़े, ऐसी सिचुएशन हो सकती है. तो इन सर्कमस्टांसेस में जब हमें फिक्स्ड एसेट्स एंड लिएबिलिटीज़ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रॉपर फॉर्मेशन में ना हो, यानी मे भी हो सकता है उनकी वैल्यूज़ कम हो या ज़्यादा हो, ऐसी सिचुएशन हो, तो न्यू पार्टनर वो उसके लिए एंटाइटल नहीं होता है कि वो उसमें शेयर रिसीव करेगा अगर एसेट्स एंड लिएबिलिटीज़ जो है उसमें चेंज आता है. तो क्योंकि ऑब्वियसली ये जैसे कि बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ पास्ट में हुई वो उन ओल्ड पार्टनर्स की वजह से हुई. ओल्ड पार्टनर से अपना कंट्रीब्यूशन दिया होगा, उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए होंगे, तब जाके ये असेट्स एंड लिएबिलिटीज़ क्रिएट हुई होंगी. तो उनकी एफर्ट्स की वजह से ये क्रिएट हुआ है. तो इसमें जो प्रॉफिट का शेयर है इन वैल्यूज़ में असेट्स एंड लिएबिलिटीज़ की रिवैल्यूएशन होने की वजह से जो हुआ है उसमें न्यू पार्टनर का कोई हक नहीं होता है. इसी सेम मैनर में अगर हम उल्टा सोचें, अगर इन असेट्स एंड लिएबिलिटीज़ की वैल्यू चेंज होने की वजह से कुछ लॉस हो रहा है तो लॉस भी ये न्यू पार्टनर बेयर नहीं करता है. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो भी ओल्ड पार्टनर्स की एक्टिविटीज़ की वजह से वो लॉस हुआ है. तो इसीलिए जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है तब असेट्स एंड लिएबिलिटीज़ की वैल्यू को क्या किया जाता है, रीवैल्यू किया जाता है. इसके लिए एक अकाउंट ओपन किया जाता है, उस अकाउंट का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं. जो असेट्स एंड लिएबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंज आता है वो इस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है और एट द एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या तो लॉस जो भी निकलता है वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. अगेन मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ऑल एसेट्स जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी वैल्यू को शो करती हैं वो वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन होता है. कुछ एसेट्स की वैल्यू
जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है कई बार उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा वैल्यू की होती है या लेस वैल्यू की होती है, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सारे सर्कमस्टेंसेस में मे बी ऐसा हो सकता है कि जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है अ, उसको वो प्रॉफिट या लॉस सहन करना पड़े। तो इन केस जब असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंजेस आते हैं तो न्यू पार्टनर को उसकी बिहाफ में ना प्रॉफिट मिलना चाहिए ना लॉस मिलना चाहिए। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट किया जाता है यानी रीवैल्यूएशन किया जाता है और उनकी वैल्यू में जो चेंज आया वो एक अकाउंट ओपन करके, जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं, वहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है और एट द एंड उस रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करके उसके प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके P&L रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पर ये डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होता है, ये चीज़ ध्यान देनी है। और इसको इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। ये ऑलरेडी हमने पहले 4 चैप्टर में भी सीखा हुआ है, मैंने आगे भी बताया, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड बाय 2 मेथड। 2 मेथड से रिकॉर्ड होता है। When assets and liabilities are to be shown in the books of the new firm at their new values, revaluation account. When assets and liabilities are to be shown in the books at their old values, memorandum revaluation account. यानी ये 2 मेथड से हम कर सकते हैं रिवैल्यूएशन। एक होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट मेथड। रिवैल्यूएशन अकाउंट मेथड में क्या होगा, जो ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज़ होंगी उनकी जो न्यू वैल्यूज़ होंगी वो न्यू फॉर्म में रिकॉर्ड की जाएंगी और पूरी जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी वो भी न्यू वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही बनेगी। और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगी, जो भी ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज़ है उनमें जो भी चेंजेस आए वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पर उनकी वैल्यूज़ जो है ओल्ड ही शो की जाती हैं। वो हम दूसरे मेथड में सीखेंगे। फ़िलहाल हम फर्स्ट मेथड सीखेंगे, फिर सेकंड मेथड सीखेंगे। When assets and liabilities are to be shown in the books at their new values। अभी पहला मेथड हमें समझाया गया है कि जब assets and liabilities जो है बुक्स में न्यू वैल्यूज़ पे शो करनी हो, यानी मेमोरेंडम नहीं बल्कि क्या, सिर्फ हमें रिवैल्यूएशन करना है। रिवैल्यूएशन में यानी जो वैल्यूज़ चेंज होती है, अगर इंक्रीज होती हैं, प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट जाएगा, अगर लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाएगा। इस टाइप की जो हमने एंट्री सीखी थी वैसी ही सेम है, पर फिर भी यहाँ पे रिपीटेटिव फॉर्मेशन में दी है। मैं एक बार चाहूँगी अच्छे से मैं समझा देती हूँ, आप भी समझो। In this method, all changes in the values of assets and liabilities are recorded in the revaluation account or profit or loss adjustment account. The net gain or loss of the revaluation account or profit of the loss adjustment account is distributed among the old partners in their old profit sharing ratio. Revaluation account is a nominal account. It is debited by decrease in the value of assets and increase in the amount of liabilities. It is credited by increase in the value of assets or decrease in the amount of liabilities. By closing the revaluation account, if it shows credit balance, it indicates net gain, and if there is a debit balance, it indicates loss. Net profit or net loss of the revaluation account is transferred to the capital accounts of old partners in their old profit sharing ratio, and the assets and liabilities will appear in the balance sheet of the new firm at the revised value. This is also explained in chapter number 4. अब यहाँ पे देखो, ये सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि चैप्टर 4 में सब कुछ आ चुका है। अब देखो, जब असेट्स एंड लायबिलिटीज़ जो है रिवैल्यू की जाती हैं तो क्या किया जाता है कि जो सारे चेंजेस आते हैं असेट्स एंड लायबिलिटीज़ में, पहले तो हम वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में शो करते हैं। देन जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका नेट गेन या नेट जो भी लॉस निकलता है वो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ये ध्यान देना। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी जैसे कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वैसे ही रूल्स यहाँ पे लागू होंगे। इसी वजह से जब असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं, अगर लायबिलिटीज़ इंक्रीज होती हैं तो भी हम डेबिट करते हैं।
इन द सेम वे में असेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट किया जाता है, लायबिलिटीज़ की अमाउंट डिक्रीज होती है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो इस तरीके से इसको एज ए नॉमिनल अकाउंट कंसीडर किया जाता है। अगेन मैं बोल देती हूँ, असेट्स में इंक्रीमेंट हो या लायबिलिटीज़ में डिक्रीमेंट हो तो क्रेडिट होता है, उसका उल्टा रिवर्स सिचुएशन होती है, असेट्स में डिक्रीमेंट हो और लायबिलिटीज़ में इंक्रीमेंट हो तो डेबिट होता है। अगेन एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, ये चीज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट जैसा है। अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है या लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इस अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मैं आपको एक लॉजिक समझा देती हूँ, ये याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें सोचना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, सीधा हम रिवैल्यूएशन में उस हिसाब से डाल सकते हैं। अभी देखो, असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, डिक्रीज हो रही है, असेट देखो कम हो रही है, अगर असेट बिजनेस में से कम हो रही है यानी एक टाइप का प्रॉफिट कम हो रहा है ना, अगर वो प्रॉफिट कम हो रहा है यानी क्या हो रहा है, हमें एक टाइप का लॉस हो रहा है, तो लॉस होगा तो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट जाएगा। इसी तरीके से लायबिलिटीज़, अगर लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही है तो एक टाइप का हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है, यानी एक टाइप का लॉस बढ़ रहा है, तो लॉस बढ़ रहा है यानी क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। और इसकी रिवर्स सिचुएशन क्या होगी, असेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो असेट्स इंक्रीज हुई यानी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन में क्या होगा, क्रेडिट जाएगा। इसी तरीके से जो लायबिलिटीज़ की अमाउंट जो है अगर डिक्रीज होती है, यानी क्या हो रहा है, वैल्यू हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, कम पेमेंट करना पड़ेगा, एक टाइप का प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट जाएगा। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं। ठीक है, और इसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा, वो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट के ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम 4 चैप्टर में समझ चुके हैं, इसकी जर्नल एंट्री भी एक्चुअली आ चुकी है, पर एक बार देख लेते हैं। वैन वैल्यू ऑफ असेट इंक्रीज, अभी असेट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक टाइप का प्रॉफिट हुआ यानी रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंट्री क्या होगी, असेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड दिया हुआ है वैन वैल्यू ऑफ असेट डिक्रीजेस, अभी असेट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है यानी लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में कहाँ जाएगा, डेबिट जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट अकाउंट। थर्ड एंट्री क्या है, व्हेन बैड डेब्ट्स रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व इज प्रोवाइडेड ऑन डेब्टर्स, तो ये एक टाइप के हम प्रोविजंस रख रहे हैं, एक टाइप के एक्सपेंडिचर्स हैं, हमारे एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है यानी लॉस बढ़ रहा है, तो रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट्स रिजर्व टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेब्टर्स। Accrued income, repaid expenses, unrecorded assets are to be recorded. Accrued income यानी इनकम मिलना बाकी है, यानी एक टाइप का प्रॉफिट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा पहले से ही जिम्मेदारी ख़त्म हो चुकी है तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। असेट्स अनरिकॉर्डेड है, अभी हम रिकॉर्ड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे असेट बढ़ेगी तो ये एक टाइप का प्रॉफिट है। तो ये सारी चीज़ों प्रॉफिट है, दैट्स वाई रिवॉल्यूशन में क्रेडिट्स आई जाएगी, यानी एंट्री क्या होगी, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। फिफ्थ इज व्हेन लायबिलिटीज इंक्रीज, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली हमारे एक टाइप के लॉस है, यानी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज। व्हेन लायबिलिटीज डिक्रीज तो इसका उल्टा होगा, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है यानी एक टाइप का हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, यानी हम एंट्री क्या करेंगे, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। आपको याद होगा ये हमने सारा किया हुआ है लेसन नंबर 4 में। अब 7 नंबर देखते हैं, व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनपेड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड। अभी देखो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यानी इंश्योर इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है तो लॉस बढ़ रहा है तो रिवॉल्यूशन में कहाँ जाएगा, डेबिट जाएगा, बिकॉज लॉस है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू अनपेड लायबिलिटीज। वैन रिवॉल्यूशन अकाउंट इज क्लोज तो दो चांसेस होंगे, यहाँ तो उसका क्रेडिट बैलेंस निकलेगा, यहाँ तो डेबिट बैलेंस निकलेगा,
तो प्रॉफिट निकलता है तो एंट्री क्या होगी, और लॉस निकलता है तो एंट्री क्या होगी। इफ इट इज प्रॉफिट ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट निकल रहा है या लॉस निकल रहा है पार्टनर्स कैपिटल में तो जाएगा ही और P&L रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ध्यान क्या रखना है, अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर लॉस होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। यानी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम एंट्री क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उनको प्रॉफिट मिलेगा तो उनका कैपिटल इंक्रीज होगा, दैट्स वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। इसी सिचुएशन में अगर लॉस होता है तो लॉस बेयर करना पड़ेगा पार्टनर्स को, अगर वो बेयर करना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, उनका पार्टनर्स का कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। पर ये चीज़ जाननी है, यहाँ पे ओल्ड रेशियो ही लेना है। ओके, रेशियो ओल्ड में ही जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में ही जाएगा, ये चीज़ों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने रिवैल्यूएशन की ऑल एंट्रीज को अच्छे से समझ लिया है। अब मैं चाहती हूँ आपको थोड़ा इस चैप्टर का जितना मैंने कर पाया है उसका थोड़ा रिवीजन कर लें, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, मैं थोड़ा सा आपको गुडविल की एंट्रीज रिपीट कराना चाहती हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में हमें कैसे चलना है, लॉन्ग सम में कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या किस तरीके से हम इन एंट्रीज को करेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि हम लोग जो है ना, तो जब हम ये सम करेंगे यानी हमें क्या होगा, पहले पहले तो हमें जो सेक्रीफाइस रेशियो है या न्यू रेशियो है, अगर हमें नीड हो तो उसके हिसाब से हम वो रेशियोज़ को फाइंड करेंगे, यानी सेक्रीफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो को फाइंड करेंगे। सेकंड स्टेप जो है होगा वो हमारा गुडविल रिलेटेड होगा, एंड थर्ड जो होगा वो हमारा रिवैल्यूएशन रिलेटेड होगा। पर आई थिंक गुडविल रिलेटेड जो टॉपिक है वो थोड़ा क्या बिल्कुल नया है, क्योंकि गेन रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, P&L रेशियो, न्यू फाइंड करना, रिवॉल्यूशन करना ऑलरेडी हमने फोर्थ चैप्टर में सीख लिया है। तो यहाँ पे हम लोग जो सीखेंगे वो होगा गुडविल रिलेटेड टॉपिक, क्योंकि गुडविल जो है उससे रिलेटेड एंट्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस लेसन में। तो जैसे कि गुडविल के 6 कंसेप्ट थे, वो कंसेप्ट हमें याद रखने हैं 6 के 6। फर्स्ट था when the goodwill premium is paid privately by the new partner। अगर गुडविल का जो प्रीमियम है न्यू पार्टनर जो है प्राइवेटली पे कर देता है तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है। सेकंड केस था when premium for goodwill is brought in cash or kind of new partner and it is retained in the business। अगर जो है गुडविल की वैल्यू कैश में लेके आते हैं और वो बिजनेस में ही रखी जाती है तो उन सर्कमस्टांसेस में एंट्रीज क्या होती हैं, यानी अगर जो है गुडविल का जो वैल्यू है अगर वो कैश में लेके आ रहे हैं तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और अगर वहीं पे एक न्यू पार्टनर असेट लेके आ रहा है तो एंट्री होती है लैंड, जो भी असेट लेके आ रहा है असेट्स अकाउंट डेबिटेड, यानी लैंड एंड बिल्डिंग हो तो लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, मोटर कार अकाउंट डेबिटेड, अदर असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके अलावा जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो जाता, सॉरी ओल्ड नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या कर देते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। पर इन केस अगर कोई पार्टनर है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है यानी ओल्ड पार्टनर है और जब उसका न्यू रेशियो फाइंड किया तो उसको गेन निकल रहा है, तो उन सर्कमस्टांसेस में एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड ओल्ड पार्टनर यानी जो गेनिंग पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू ओल्ड पार्टनर यानी जो सेक्रीफाइस कर रहा होता है उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और अगर गुडविल जो है उसका ओल्ड बैलेंस अगर दिया गया है तो उसकी एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। यानी ये कुछ चीज़ें जो है हमें एकदम दिमाग में याद रखनी है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है गुडविल की एंट्रीज में पर हमें अच्छे से याद रखना है। एक बेसिक आपको मैं एंट्रीज बता दूं जो हर सब में सेम ही होंगे।
एक तो ओल्ड वैल्यू जो है गुडविल की वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी और उसकी एंट्री यही होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। पहली एंट्री ये याद रखनी है। सेकंड, अगर पार्टनर जो है कैश में लेके आ रहा है गुडविल या कैपिटल, तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल कैपिटल आ रहा है तो टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो हमेशा जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही होगा। और तब एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसी में क्रेडिट होगा। अगर इनकेस कोई गेन कर रहा है तो उल्टा वो गेनिंग पार्टनर भी यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। यानी अगर कोई ऐसा है पार्टनर जो गेन कर रहा है तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड ओल्ड पार्टनर्स गेनिंग कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये सेकंड केस था हमारा। अब थर्ड केस पे हम लोग, थर्ड केस क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश एंड इट इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। अगर ये है चेंज तो यहाँ पे एंट्री सारी सेम होंगी, खाली एक विड्रॉ की एंट्री ऐड हो जाएगी। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुडविल को रिटर्न ऑफ की एंट्री करेंगे। रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होगी, यानी ये ओल्ड वैल्यू है, ये ध्यान रखना है। ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। रेशियो भी याद रखना है किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर ये आप अच्छे से ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। सेकंड एंट्री हमेशा क्या होगी कि जो पार्टनर जो है कैपिटल या गुडविल के फॉर्मेशन में जो कैश में लेके आ रहा है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर डिस्ट्रीब्यूट होगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। एंड अगर इसमें क्या दिया हुआ है कि ओल्ड पार्टनर्स जो है अगर कैश में वही अमाउंट जो उनको प्रीमियम फॉर गुडविल में मिली वो विड्रॉ कर लें तो, ठीक है। अगर वो जितना भी बोला है, अगर फुल्ली बोला है तो फुल्ली अमाउंट लेनी है, अगर 50% बोला है तो 50% लेना है, 30% बोला है तो 30% लेना है, वो सब में दिया गया होगा। तो जितनी वो विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ यानी एक ड्राइंग की एंट्री करनी है। ड्राइंग की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स जो भी पार्टनर हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ये सिर्फ एक एंट्री ऐड हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें फोर्थ केस क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। अभी वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में ला ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे, पहली एंट्री तो सेम होगी, गुडविल की अगर ओल्ड वैल्यू दी हुई है ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सेकंड एंट्री भी सेम ही रहेगी, अगर वो गुडविल का प्रीमियम नहीं ला रहा है पर कैपिटल तो ला रहा होगा, कैपिटल की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर थर्ड क्या है कि ये ना प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा है पर एक्चुअली गुडविल की वैल्यू तो उसको पे करनी पड़ेगी, तो जितनी प्रीमियम की गुडविल की वैल्यू हो रही है अकॉर्डिंग टू सी शेयर, वो अमाउंट जो है उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जाएगी। यानी इसका माना जाएगा कि उसकी कैपिटल उतनी हद तक हमने डिक्रीज कर दी। यानी दैट्स वाई एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, और अगर इस केस में भी दिया हो कि कुछ पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं तो वो एंट्री सेम ही रहेगी। ओके, इसके बाद फिफ्थ केस है, व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश। यानी थोड़ा वो कैश में लेके आ रहा है गुडविल, थोड़ा नहीं लेके आ रहा है, तो जितना कैश में लेके आ रहा है वो कैश में एंट्री करेंगे, जो नहीं लेके आ रहा है वो उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। तो सबसे पहले कि वो जो एंट्री है गुडविल अगर ओल्ड वैल्यू दी हुई है तो ओल्ड वैल्यू की तो ऑब्वियस ही एंट्री सेम होगी, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। वो यहाँ पे एंट्री नहीं दी हुई है पर ऐसे ही करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। सेकंड, अगर जो न्यू पार्टनर है जो गुडविल में जितनी वो कैश में अमाउंट लेके आ रहा है पहले उसकी एंट्री कर देंगे। ठीक है, जैसे कि कैश में वो जितनी भी अमाउंट लेके आया कैश अकाउंट डेबिटेड, उसमें कुछ कैपिटल भी होगा उसका, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो जितनी वो लाया है वो प्रीमियम फॉर गुडविल में जाएगी, जो नहीं लाया है वो कैपिटल अकाउंट उसका उतना डेबिट कर देंगे।
तो जब प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री हम करते हैं तो हम टोटल गुडविल की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्चुअल में वो पार्टनर की गुडविल की एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए उसको जितनी लानी थी। सपोज करो उसको 40,000 एज ए गुडविल लाना चाहिए था, पर वो कैश में सिर्फ 30,000 ही लाया। तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री में क्या हो जाएगा, हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 30,000 करेंगे, क्योंकि 30,000 तो वो कैश में लाया पर वो 10,000 नहीं लेके आया। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उतना हम डेबिट कर देंगे, यानी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10,000 कर देंगे। फिर ओल्ड पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो में होगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी एंट्रीज यहाँ पे भी सेम ही रहेंगी। नेक्स्ट सिक्स्थ केस था कि व्हेन गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ और कैपिटल ऑफ पार्टनर्स और हिडन गुडविल, यानी हिडन गुडविल का कोई एडजस्टमेंट दिया हुआ है या ऐसा बोला गया है कि पार्टनर्स की कैपिटल या नेटवर्थ की वैल्यू के अकॉर्डिंग लेना है, तो उस सर्कमस्टांसेस में जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल को बेस ले लेने का और उसका बेस लेके एक्चुअल कैपिटल फाइंड कर लेने की और उनकी जो रियल कैपिटल दी हुई है उनका सम करने का। फिर जो सी की बेस लेके हमने जो कैपिटल फाइंड की वो और एक्चुअल जो इनकी कैपिटल है उनका डिफरेंस इज इक्वल्स टू गुडविल होता है, और गुडविल की वैल्यू फाइंड करके जो पार्टनर यानी जो न्यू पार्टनर है एडमिटेड पार्टनर है उसके शेयर के अकॉर्डिंग उसकी गुडविल वैल्यू फाइंड करने की, और उसकी फिर एंट्री सेम होंगी, यानी वो ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू पार्टनर्स के न्यू पार्टनर की जो गुडविल लेके आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यानी एंट्रीज यहाँ पे सेम रहेगी, खाली फाइंड करने का तरीका हमें ध्यान में रखना है। यानी यहाँ पे भी अगर गुडविल की ओल्ड वैल्यू दी है तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो जो गुडविल की वैल्यू उसको एज अ शेयर उसको लानी चाहिए वो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू समझो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर वो कैपिटल ला रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों पार्टनर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली जो है रुको 2 मिनट, जैसे हिडन एडजस्टमेंट है यानी वो गुडविल प्रीमियम की जो है एंट्री रियल में कैश में नहीं लाएगा। तो यहाँ पे सॉरी मैं ऐसा बोल रही थी कि प्रीमियम फॉर गुडविल, पर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो सॉरी मैं अगेन बोल रही हूँ, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगेन मैं एक बार ये फिर से बता देती हूँ, अगर एक हिडन एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग गुडविल की वैल्यू हमें दी हुई है तो जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है उसकी कैपिटल को बेस लेना है, और उसकी कैपिटल को बेस लेने के बाद जो है हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे और उसकी गुडविल की वैल्यू को फाइंड करेंगे, और जब गुडविल की वैल्यू मिल जाए तो जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है उसकी गुडविल की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जितना न्यू पार्टनर को गुडविल लेना चाहिए वो ओल्ड पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और तब एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री इस वक्त याद रखनी है। ओके, तो ये सारी जनरल एंट्रीज याद रखनी है, और रिवैल्यूएशन तो ऑलरेडी हमने अच्छे से 4th लेसन में किया हुआ है। इवन जो गेन रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है एंड न्यू पी&एल रेशियो है वो भी हमने ऑलरेडी 4th लेसन में अच्छे से किया हुआ है, और इस चैप्टर में भी हमने ऑलरेडी कर दिया है। बाकी का जो है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, यानी लॉन्ग सम से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।